हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र फिर से आपका एसएससी एंड रेलवे जीके टेक के चैनल में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा तरंग का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट अपन ने अपलोड कर लिया था, तो ये सेकंड पार्ट है जिसमें आज आप धोनी की साल के बारे में आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबा दें, जो घंटी का निशान है उसको दबा दें। ठीक है, तो अपन शुरू कर देते हैं आज का अपना टॉपिक। जो सेकंड पार्ट है तरंग का, तरंग गति का सेकंड पार्ट है जिसमें अपन ध्वनि पढ़ रही थी, तो आज पढ़ेंगे ध्वनि की चाल के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक दो चीज टर्म है वो समझा देता हूँ, वर्ड का मतलब क्या होता है। एक तो वर्ड है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता का मतलब होता है, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रबर होता है ना। रबर को अपन खींच रबर को क्या करते हैं, खींचते हैं तो क्या हो जाता है, वो लंबा हो जाता है, और उसको एक हाथ इस हाथ छोड़ेंगे ना तो वापस क्या हो जाएगा, मतलब वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। तो ये खींचते हैं तो लंबा हो जाता है, और छोड़ते ही वापस अपनी जगह पे जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता। ठीक है ना। जैसे स्टील है, स्टील का एक बर्तन होता है, तो उसमें क्या हो जाती है, मोच पड़ती है। तो मोच पड़ती है और उसको अपन तो धीरे से ऐसे करते हैं तो कभी कभार एकदम वापस अपनी जगह पे आ जाती है, तो वो भी उसकी प्रत्यास्थता का गुण है। ठीक है ना, प्रत्यास्थता का गुण है। प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है, बल लगाकर खींचा जाता है तो वापस छोड़ते अपनी जगह पर आती है, तो वो गुण क्या कहलाएगा, प्रत्यास्थता कहलाएगा। ठीक है, रबर का एग्जाम्पल आप समझ लेंगे, उससे आप पता कर सकते हैं। दूसरा आपका है घनत्व। घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, मास। मास अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम के किसको बोलते हैं, आयतन को। तो घनत्व होता है द्रव्यमान और आयतन का अनुपात। ठीक है ना, ये दो चीजें आपको मैं समझाना था, समझा दी। अब मैं ध्वनि की साल का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं ये कागज समझाने के लिए रखूंगा और यहाँ पर मैं नोट्स बनाऊंगा जो आप बना सकते हो। एनसीईआरटी है पूरी, तो ये 6वीं से 10वीं तक की अपन ले रहे हैं। ध्वनि की साल, ध्वनि की साल क्या है, माध्यम किसको बोला जाता है, माध्यम जैसे द्रव का माध्यम हो सकता है, गैस का माध्यम हो सकता है, जैसे ठोस का माध्यम हो सकता है। ठीक है, ध्वनि की साल माध्यम। माध्यम किसे बोलते हैं, माध्यम में बोल दिया, द्रव ठोस और गैस में कोई माध्यम हो सकता है, इसको माध्यम बोला जाता है। ध्वनि की साल माध्यम की। अब मैं वर्ड समझाया था प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता व घनत्व पर निर्भर, घनत्व घनत्व पर निर्भर। ठीक है ना, आपको कोई पूछे कि ध्वनि की चाल किस पे निर्भर करती है, तो माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। और ध्वनि की चाल का क्रम क्या हो जाएगा, ध्वनि यहाँ से पढ़ेंगे, ध्वनि की चाल का क्रम। ध्वनि की चाल का क्रम क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ध्वनि ठोस में संचरण करती है, मतलब गमन करती है ठोस, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। आपको पूछे सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है, तो आपको बोलना है ठोस में होती है। उसके बाद किस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है। सबसे कम ध्वनि की चाल किस में होती है, तो गैस में होती है। ठीक है, वायु में, वायु में ध्वनि चाल, ये आप हेडिंग, हेडिंग क्या, ये नोट्स बनाते चलेंगे। वायु में ध्वनि चाल कितनी हो जाएगी, वायु में ध्वनि चाल आपकी हो जाएगी 332 मीटर पर सेकेंड। कितने, 332 मीटर पर सेकेंड। साल का क्या होता है, मात्रक मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, वायु में ध्वनि की चाल कितनी, 332 मीटर पर सेकेंड। और निर्वात में गमन करती नहीं, ये आपको पता है, निर्वात में नहीं करती है। ठीक है ना, तो वायु में कर रही है तो कितनी है, 332 मीटर पर सेकेंड। और ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा है, किसमें है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में मैंने एल से लिख देता हूँ, कितनी हो जाएगी ध्वनि की चाल एल्यूमिनियम में, 6720 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। कितनी, 6720 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैसे याद रखोगे, जीरो, जीरो में दो जोड़ दिया, दो जोड़, जीरो में कितने जोड़े, दो, दो में दो जोड़े, दो जोड़ दी, ये कितना एडिंग हो रहा है, ये अपनी रीजनिंग चल रही है। ठीक है ना, तो ऐसे रहेगा, जीरो में दो जोड़ा, दो में दो जोड़ा, चार, चार में दो जोड़ा, छः, तो ये हो जाएगा 6720 मीटर पर सेकेंड। एल्यूम में ध्वनि के साथ अधिकतम, इसमें लिखेंगे अधिकतम, अधिकतम ध्वनि चाल, अधिकतम ध्वनि चाल। स्टील ऑप्शन में हो तो भी ध्वनि चाल सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में, ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा इसका भी ये अगले वाला पॉइंट है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि जाएगी ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो मैं आपको समझाऊंगा ये। एक माध्यम, एक माध्यम टू दूसरे माध्यम, एक माध्यम टू दूसरे माध्यम ध्वनि जाएगी, या गमन, या ट्रांसफर। ठीक है ना, तो प्रभाव क्या पड़ेंगे, गमन, तो प्रभाव,
तब प्रभाव, प्रभाव क्या पढ़ेंगे? तो प्रभाव पहला पहला प्रभाव क्या पड़ेगा? साल और तरंग दैर्ध्य, साल और तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य, ये दोनों क्या क्या करेगी? बदलेगी, बदलेगी। कैसे बदलेगी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। नोट्स तो खराब हो रहे हैं पर वे मेरे तो क्या, मैं तो वैसे ही देखता रहता हूँ, इतना प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। देखो बदलेगी कैसे? जैसे ये है, क्या है? ठोस है, ये है, ये ठोस माध्यम है, ठोस माध्यम, ठीक है। और ये है आपका द्रव माध्यम, ध्रुव माध्यम, ठीक है। अब ठोस में ध्वनि की साल अधिक है, तो यहाँ पर कोई ध्वनि चल रही है, यहाँ पर साल अधिक हो गई, ठीक है। यहाँ पर गैस में आई, गैस में बहुत कम हो गई, उसके बाद द्रव में आई, यहाँ पर मीडियम इससे थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि देखो ठोस में सबसे अधिक ध्वनि साल चल रही है अभी, ठोस में से गैस में आई बहुत कम हो गई, बाद में थोड़ी सी और बढ़ गई, क्या कि साल में डिफरेंट पड़ा पड़ा। देखो ये माध्यम से दूसरे माध्यम, गैस माध्यम में गई तो कम हो गई, बाद में और ज़्यादा, गैस से ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये साल का मैंने समझा दिया। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है? देखो मैंने पिछले से वीडियो में समझाया था आपको कि ये होती है ना, ये, इसको बोलते हैं सरंग, क्या बोलते हैं? सरंग, इसको बोलते हैं गरत, इसको बोलते हैं गरत, ठीक है। ये सरंग, ये गरत, तो इसके बीच की ये दूरी है ना, ये वाली दूरी, तो इसको, ये है तरंग दैर्ध्य की, ये लंबाई क्या है? इसको लंबाई को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तरंग दैर्ध्य हो गई। तो यहाँ देखो ठोस में क्या हो जाएगी? ठोस में स्पीड ध्वनि की ज़्यादा है, तो ये कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी, ऐसे 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 फटाफट ऐसे। और गैस में गई तो कैसे चलेगी? गैस में गई तो ऐसे चलेगी, लंबे लंबे ऐसे डग भरेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसमें द्रव में जाएगी, ये गैस में ऐसे चलेगी, तो ये दूरी बहुत ज़्यादा हो गई, यहाँ पर दूरी क्या बहुत कम थी। और यहाँ पर द्रव में जाएगी, तो द्रव में जाएगी तो क्या करेगी? ये थोड़ी ऐसे होगी, ऐसे। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ इससे थोड़ी कम हो गई दूरी, तो ये मतलब इसके बीच का फासला यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ इससे थोड़ा कम हो गया, तो तरंग दैर्ध्य भी बदलेगी। अपने को और चीज़ एक याद रखना है, माध्यम के माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि की जाएगी तब साल और तरंग दैर्ध्य बदलेगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्या? आवृत्ति नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी, साल और तरंग दैर्ध्य बदलेगी, ये आपको समझना पड़ेगा। और अब एडिंग डालो कि ध्वनि की साल, ध्वनि की साल पर प्रभाव, ध्वनि की साल पर प्रभाव, प्रभाव किस किस का पड़ता है ध्वनि की साल पर? ध्वनि की साल पर प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं? दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब से ध्वनि नहीं दबेगी, दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे ध्वनि की साल, दाब का कोई प्रभाव नहीं है, तो मैं बोलूँ दाब घटाने पर ध्वनि की साल में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन बहुत सारे आएंगे नीचे स्टार, बोलेगी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, बर्फ, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपने को लिखना है दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ध्वनि, ध्वनि की साल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि दाब घटाओगे तो ध्वनि की साल वही रहेगी, और दाब बढ़ाओगे तो भी ध्वनि की साल वही रहेगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ध्वनि की साल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसी है जैसी रहेगी, जैसी है जैसी रहेगी, ठीक है। ध्वनि की साल, ध्वनि की साल पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव क्या हो जाएगा? ताप समानुपाती, ताप समानुपाती क्या होता है? ध्वनि, ध्वनि साल, मतलब क्या है? ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे, ध्वनि की साल भी बढ़ेगी। मतलब समानुपाती वो होता है जो इस साइड वाली है, लेफ्ट साइड वाली जो चीज घटेगी तो ये भी घटेगी, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाओगे तो ध्वनि की साल भी बढ़ेगी, ठीक है। ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा? ताप बढ़ाओगे ध्वनि की साल बढ़ेगी, ताप घटाओगे तो ध्वनि की साल घटेगी, ठीक है। आपको ये क्लियर होना चाहिए। यदि क्लियर नहीं हो जो चीज, जो मैं, जो कमेंट में डाल दो, मैं बता दूंगा क्या इसमें, वापस बता दूंगा मतलब क्या प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और अगला आप लोग लिख दो, नमी युक्त वायु में ध्वनि के साथ, नमी होती है ना, जैसे बारिश हो जाती है या ठंड के दिनों में, नमी युक्त वायु में ध्वनि साल, तो क्या होती ध्वनि साल? ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि साल बढ़ेगी, ध्वनि साल क्या होगी? ध्वनि साल बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? देखो रात को देखो कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकना, ये मैं क्या क्या लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, कुत्ते भौंकना ठंडी रात में, तो क्या है? ठंडी, ठंडी या नमी रात में,
तो नमी में क्या कुत्ते कुत्ते ठंडियों में भौंकते हैं तो बहुत दूर तक सुनाई देते हैं, तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बहुत दूर सुनाई। यदि गर्मियों में कुत्ते इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, गर्मियों में क्या नमी नहीं होती है, ताप ताप नहीं होता, नमी ताप अलग चीज होता है, ठीक है। और क्या कि कुत्ते भौंकना ठंडी रात में, मतलब नमी रात में कुत्ते भौंकते बहुत दूर सुनाई देते हैं, या बारिश के दिनों में कोई बोलता है तो बहुत दूर तक सुनाई देता है। तो कहने का मतलब है जिस वायु में नमी होगी ना तो उसमें ध्वनि की चाल बढ़ेगी, ठीक है ना। मैं अगला ले लेता हूँ पेज, अगला पेज मैं ले लेता हूँ, सेंड कर लेता हूँ। अब आपको एक और चीज याद रखनी, मैं पिछली बार भी पढ़ा दिया था ये वाला, वापस बता देता हूँ। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है, इको, इको होता है ना, इको, इको मतलब वापस वापस सुनाई देना। कोई भी चीज बोलते वापस हेलो बोलेंगे तो हेलो वापस सुनाई देगा, किसी मतलब स्थान से टकरा कर या किसी सरफेस से टकरा कर। इको ये क्या है, ध्वनि का गुण है। प्रतिध्वनि क्या है, ध्वनि का गुण है, जिसको इको बोलते हैं, ठीक है ना। हेलो 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 वो वाला इको, ठीक है ना। अब प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी, प्रतिध्वनि जब सुनाई देगी जैसे ये आदमी है ना, ये आदमी है, ये आदमी है, ये आदमी है, और यहाँ पर एक मकान बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर एरिया मान लो कोई पहाड़ों वगैरह से कोई भी कवर है, या मतलब या बोल सकते हो ये पूरा मकान में है, ये 17 मीटर का मकान है, 17 मीटर दूरी है। तो कुल मिला के बात ये है, कोई मकान और ये मतलब आदमी खड़ा होने, इसके बीच 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। यदि ये 17 मीटर की दूरी से कम है तो 17 मीटर की दूरी से कम है, यदि 15 मीटर है तो ये प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी। यदि 17 मीटर है ना तो ही सुनाई देगी, 17 मीटर से अधिक होनी चाहिए और एरिया कवर होगा तब प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो पूछेगा वो क्या पूछेगा, क्वेश्चन अपने यहाँ लिखते हैं। न्यूनतम न्यूनतम दूरी परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह से प्रतिध्वनि सुनने हेतु, प्रतिध्वनि सुनने हेतु, सुनने हेतु क्या हो जाएगा, प्रतिध्वनि सुनने हेतु 17 मीटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फटाफट चलते हैं, एक और पूछ लेते हैं। जैसे कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है, जैसे कोई बोलता है ना, यदि इस मैं जो टाइम लिखा रहा हूँ इससे पहले कोई दूसरा मतलब एक वर्ड बोल के दूसरा बोल देता है, सुनाई नहीं देगा। तो क्या है, कान पर ध्वनि का प्रभाव प्रभाव रहता है, रहता है, कितना रहता है, 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, या इसको क्या बोलेंगे 0.1 सेकेंड, ठीक है, 0.1 सेकेंड, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने कुछ बोल दिया, जैसे कुछ वर्ड बोला, 1/10 सेकेंड से पहले पहले मैं कुछ बोल दूंगा ना तो वो आपको सुनाई नहीं देगा, 1/10 सेकेंड तक प्रभाव आपका कान पे रहेगा उस ध्वनि का। जैसे मैंने बोला राम, तो 1/10 सेकेंड तक आपको कान पे मतलब कान में रहेगा कि राम, ठीक है ना। ऐसे 1/10 सेकेंड, 0.1 सेकेंड तक, ठीक है। दूसरा एक लिखो डॉपलर प्रभाव, ये भी ध्वनि से संबंधित है, डॉपलर प्रभाव। ये क्या पूछेगा, डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ध्वनि से संबंधित, ठीक है, ध्वनि से संबंधित, ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव, ध्वनि से संबंधित है। इसका क्या मतलब है, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव है, एक होता है स्रोत, एक होता है क्या, एक होता है, आप ऐसे लिखो, एक होता है स्रोत और एक होता है श्रोता। श्रोता कौन से होते हैं, श्रोता वो होते हैं सुनने वाला, सुनने वाला। और स्रोत क्या होता है, ध्वनि, ध्वनि उत्पन्न करने वाला, ध्वनि उत्पन्न करने वाला, ठीक है ना। जैसे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी क्या है, स्रोत होगी, और एक पटरी पे आदमी खड़ा है तो वो श्रोता हो गया। तो दोनों के बीच सापेक्षिक गति होती है ना, उसके फलस्वरूप मतलब उसका परिणाम ही है कि डॉपलर प्रभाव लागू होता है वहां पे, ठीक है। तो डॉपलर प्रभाव कितने, स्रोत और श्रोता के बीच की सापेक्षिक गति में उत्पन्न होने वाला प्रभाव है डॉपलर प्रभाव, और ध्वनि से संबंधित है। यही पूछा जाता है डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित, ध्वनि से, स्रोत और श्रोता के बीच की गति, सापेक्षिक गति के प्रभाव से उत्पन्न हुआ यह है डॉपलर प्रभाव, ठीक है, यही पूछा जाता है। अगला आप ले लेते हैं, अगला ले लेते हैं एक छोटा सा और भी इसमें है कि उष्मा के बारे में, ठीक है ना। या तो प्रतिध्वनि या ध्वनि के बारे में, प्रकाश के बारे में ले लेते हैं, क्योंकि प्रकाश का भी थोड़ा बहुत लेना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि का तो अपन ले लिया बहुत सारा, प्रकाश, प्रकाश क्या है, ध्वनि क्या थी, ये ध्वनि वर्ड है ना, ध्वनि है अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य, मैंने आपको बताया कि ध है, ध यहाँ पर भी है, ध आधा यहाँ पर भी, अनुदैर्घ्य मतलब ध्वनि से संबंधित है। प्रकाश से, प्रकाश कौन सी तरंग है, प्रकाश है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आ रहा है
प्र यहाँ पर भी आ रहा है, प्र यहाँ पर भी आ रहा है। प्रकाश, प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है ना। ये क्या है, ध्वनि है अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश है क्या, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे है, क्योंकि प्रकाश, प्रकाश से क्या होता है, प्रकाश हमें मतलब ये एक एनर्जी ऐसी देता है जिससे हम दिखाई देने लग जाती है चीज रात को। प्रकाश हमें ऐसी एनर्जी देता है जिससे हम खाना बना सकते हैं। प्रकाश हमें ऐसी एनर्जी देता है जिससे हमारे मतलब बॉडी की रासायनिक केमिकल रिएक्शन अच्छे से हो। मतलब ये एक तरह की ऊर्जा है, आपको समझ जाना चाहिए इसी बात से। अब पूछे प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य डबल कर देना, देखो 3900 एंगस्ट्रम्स टू 3900 का डबल कितना हो गया, 7800 एंगस्ट्रम। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे अब, क्योंकि पुराने वाली बातें गई है वो, ठीक है ना। प्रकाश क्या होगी, अनुप्रस्थ तरंग होगी। और प्रकाश की साल वायु में और निर्वात में, वायु प्रकाश की साल वायु व निर्वात में कितनी हो जाएगी, वायु व निर्वात में, वायु व निर्वात में प्रकाश साल हो जाएगी आपकी, यहाँ पर लिख देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप ध्यान रखना कि ये साल है ना, तो मीटर पर सेकेंड लिखा है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। साल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है, होता है। मैं ये समझा दिया पूरा भी, ये इसके मात्रक कैसे बढ़ते हैं, यूनिट कैसे बनती है। दूरी को मीटर में मेजर करते हैं और समय को सेकंड में करते हैं, मीटर पर सेकंड किसका है, साल का मात्रक है। तब यहाँ प्रकाश की साल पूछा है ना, तो मीटर पर सेकंड लगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया, वायु और निर्वात में प्रकाश की साल। इससे आपको ये भी पता चल गया कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, मतलब चल सकता है निर्वात में भी, पर ध्वनि ऐसा नहीं करती है, क्योंकि उसको निर्वात में चलने में दिक्कत हो रही है, तभी तो वो नहीं चलती है, ठीक है, क्योंकि उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी तरंग है, प्रकाश कौन सी तरंग है, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय। तब इसको माध्यम की आवश्यकता, विद्युत चुंबकीय तरंग है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और ध्वनि क्या है, यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक का मतलब होता है उसके साथ कोई ना कोई रिश्तेदार चलना ही चाहिए, तब वो चलेगी, ठीक है। ये हो गया। आगे अपन ले लेते हैं प्रकाश का ये ये सूर्य टू पृथ्वी, सूर्य टू पृथ्वी, सूर्य टू पृथ्वी तक टाइम। सूर्य से पृथ्वी तक आने में टाइम कितना लगता है, मैं शॉर्ट में नोट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप ये थोड़ा समझ जाएंगे। सूर्य टू पृथ्वी तक टाइम किसका, प्रकाश कितना लेता है, 8 मिनट। ये मैंने चेक किया इसको, मैंने चेक किया तो मेरे को ऐसे लगा कि 8 मिनट, और ये आती है 16 सेकेंड में आती है। ऐसे लिख सकते हैं आप 16 सेकेंड या 16.6 सेकेंड, या आपको एग्जाम के हिसाब से ऐसे मिलता है 8 मिनट 20 सेकेंड। आप कुछ भी याद कर सकते हो, 8 मिनट 16 सेकेंड याद कर लो तो भी काम बढ़ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखो सूर्य टू पृथ्वी आ गई। अब चंद्रमा को बोल रहा है मेरे को भी लो, मेरे को भी लो भाई। तो चंद्रमा, चंद्रमा टू पृथ्वी प्रकाश का कितने टाइम में आएगा, प्रकाश जब चंद्रमा का नहीं पण वो परावर्तित से आता है, चंद्रमा टू पृथ्वी प्रकाश आने में टाइम, ठीक है, कितना आएगा। ये बोला कि मेरे को 1.28 सेकेंड, मतलब कहने का मतलब 1 मिनट 28 सेकेंड में प्रकाश चंद्रमा टू पृथ्वी पर आ जाएगा, चंद्रमा टू पृथ्वी, ठीक है ना। चंद्रमा टू पृथ्वी, अब यहाँ से बहुत टाइम लग रहा है, 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना लगे, 1 मिनट 28 सेकेंड लग रहे हैं। ये आपको सीधा सीधा रट्टा मारने की चीज़ें हैं, ये तो आपको रट्टा मारने पड़ेंगे, और ये मारना भी चाहिए क्योंकि ये मारने की चीज़ है, ठीक है। और अगला अपन क्या करेंगे, अब अगला ये लेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, तो अगला अपन क्या लेंगे, प्रकाश के जो मतलब ये गुण होते हैं ना, जैसे परिकिरण हो गया, परावर्तन हो गया, इसके बारे में अपन लेंगे और अच्छे से लेंगे, जिससे क्या वापस पढ़ना नहीं पड़ा, ठीक है। अब आपको मैं एक बार रिवीजन थोड़ा सा ये पॉइंट बता देता हूँ। अब परावर्तक सत्ता, कभी भी ध्यान रखना, कोई पूछे कि मेरे को हेलो बोलना है, मेरे सामने कोई आदमी नहीं, वैसे ही हेलो की आवाज़ कब आएगी, मतलब इको या प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी, तो बोल देना आप है ना 17 मीटर की डिस्टेंस तो रखना, 17 मीटर से कम डिस्टेंस रख लिया तो आपको वापस कोई वहाँ पर हेलो की आवाज़ नहीं आएगी, मतलब प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी, 17 मीटर, ठीक है। 17 मीटर याद रखेंगे आप, रात में भी याद होना चाहिए, सपने में 17 मीटर परावर्तक सत्ता से प्रतिध्वनि सुनाई देने की न्यूनतम दूरी, ठीक है। न्यूनतम दूरी परावर्तक सत्ता से प्रतिध्वनि सुनने की, मतलब इको सुनने की न्यूनतम दूरी कितना है, 17 मीटर। कान पर ध्वनि का प्रभाव, कान पर कितना है, 1/10 का प्रभाव रहता है, एक 1/10 सेकेंड का प्रभाव रहता है, ठीक है, 1/10 सेकेंड का प्रभाव रहता है, 1/10 का सेकेंड का प्रभाव रहता है। और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 100 से करेंगे तो 0.1, ठीक है।
यहाँ पर आप 0 भी लगा सकते हो, 0.10 सेकेंड, ठीक है। अब देखो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। स्रोत और श्रोता के बीच क्या है, स्रोत और श्रोता के बीच की गति, मतलब ट्रेन, ट्रेन क्या है, ट्रेन क्या है, स्रोत है, श्रोता कौन है, मतलब मैं हूँ, मैं पटरी के पास में खड़ा हूँ तो स्रोत मैं हूँ, श्रोता ट्रेन है, दोनों के बीच गति होगी, या मैं खड़ा हूँ ट्रेन आएगी, तो सापेक्षी गति है, दोनों के बीच सापेक्षी गति से उत्पन्न होने वाला प्रभाव कौन सा है, डॉपलर प्रभाव, ठीक है। प्रकाश कौन सी है, प आधा आ रहा है, और कौन सा है प्रकाश, अनुप्रस्थ में प आधा आ रहा है तो प्रकाश है, और ध्वनि में ध आधा आ रहा है तो ध आधा यहाँ पर भी अनुदैर्घ्य होगी, ठीक है। ये हो गया। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, क्योंकि हमसे मतलब इसे इसके सौर ऊर्जा से खाना बना लो, अपने मतलब केमिकल रिएक्शन चलती हैं, सौर ऊर्जा का चूल्हा चलता है, अपने को चीजें दिखाई देती हैं प्रकाश से ही, तो प्रकाश ऊर्जा हो गई। तरंग दैर्ध्य कितना होता है इसका, तरंग दैर्ध्य मैंने समझाया था कि ये ऊपर नीचे ये 20 वाली दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, तो ये 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होगी। वायु या निर्वात में प्रकाश की साल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। मीटर/सेकंड क्यों लिखते हैं, साल का मात्रक होता है मीटर/सेकंड, ठीक है। वायु व निर्वात हो गई। सूर्य से पृथ्वी तक बहुत टाइम लेगा, कितना लेगा सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में, सूर्य से रवाना हुआ प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में उसको लग गया 8 मिनट और 16 सेकंड, ठीक है, जिसको 20 सेकंड भी कभी कभार लिख देते हैं, 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड। चंद्रमा के मेरे को भी लो, तो चंद्रमा का पृथ्वी पर प्रकाश आने में टाइम लग गया 1.28 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड ये, 28 सेकेंड ये, कितने हो गए 88 सेकेंड ले लिए, ठीक है ना। आप ये 88 सेकेंड, आप एक और आइडिया लगा सकते, बुध है ना परिक्रमा करता है सूर्य की 88 दिनों में, तो 88 सेकेंड हो गया चंद्रमा टू पृथ्वी प्रकाश आने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे को झेला और ये वीडियो देखा, और आपको ये रटने पड़ेंगे, ठीक है ना, और रटेंगे तब है ना काम बनेगा, तब फाड़ेंगे अपन रेलवे एसएससी वगैरह सब, ठीक है। ज्ञान ज्ञान लेना जरूरी है, ठीक है। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।